6 केसेस पढ़े, जिनमें तीन केसेस तो थे जिसमें सरफेस स्मूथ था, और 3 केसेस थे जिसमें सरफेस रफ था, और 3 केसेस में पाए जाते थे। हर एक केस के अंदर 3 कैटेगरी बनाई थी मैंने, V इक्वल टू आर ओमेगा की, और V ग्रेटर देन आर ओमेगा, V लेस देन आर ओमेगा। सही है। स्मूथ सरफेस में जिसमें V और आर ओमेगा इक्वल था उसमें प्योर रोलिंग थी, बाकी में क्या थी, स्लिपिंग थी। और रफ सरफेस में वही कहानी थी, V इक्वल टू आर ओमेगा वाले केस में क्या था, प्योर रोलिंग थी, V ग्रेटर देन आर ओमेगा में फॉरवर्ड स्लिपिंग थी, और V लेस देन आर ओमेगा में बैकवर्ड स्लिपिंग थी। लेकिन एक और बात थी कि जिसमें V आर ओमेगा से ज्यादा था, सरफेस रफ था, थोड़ी देर बाद क्या शुरू हो जाता था, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती थी थोड़ी देर बाद। तब तक क्या रहता था, फ्रिक्शन रहता था, काइनेटिक रहता था, ये सब बता रखा था। अब जरा सुनना 7वां केस, 7th केस। हमने यहां पर फोर्स लगाया है, अभी तक फोर्स की बात तय नहीं हुई थी। अब मैं यहां कह रहा हूं कि जो सरफेस है ना, ये सफिशिएंटली रफ है। सफिशिएंटली रफ का मतलब है कि इतना ज्यादा रफ है कि ये स्लिपिंग नहीं होने देगा, स्लिपिंग नहीं होने देगा। अब ये सफिशिएंट रफ सरफेस का उतना ढंग से मतलब बच्चों को नहीं पता होता है, मैं समझा देता हूं। देखो, जनरली अगर सरफेस ऐसी है, जनरली बॉडी ऐसी है, अब आप बॉडी को रखिए इसमें, है ना, ये बना देता हूं। अब अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ सेट हो, ये इसके साथ सेट हो, फिर ये इसके साथ आए, ये एक सिंगल पार्ट इसके एक सिंगल पोर्शन से टच हो, अगर ऐसा हो गया कि ये वाला पार्ट इसके साथ भी टच हुआ और स्लिप होकर के इसमें भी गिर गया, तो इसका एक पार्ट, एक पोर्शन अगर इसके 2 सेक्शन से गया होता हुआ तो क्या हो गई, स्लिपिंग हो गई। और अगर इसका एक पोर्शन इसके केवल एक पोर्शन से टच हो, ये इसके साथ टच हो, तो क्या हो गया, प्योर रोलिंग हो गई, स्लिपिंग नहीं हुई। और अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला पोर्शन इससे भी टच हो, इससे भी टच हो, तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि इसका एक हिस्सा, देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे बॉडी है, तो अगर यहां पर इस तरीके की बॉडी हम ले रहे हैं, मान लेते हैं, तो अगर ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा 2-2 लोगों में जाने लग जाए कि ये यहां भी जाए और यहां भी जाए, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई। सही है। अब यहां तो तीनों केस पॉसिबल हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप इस पर फोर्स कितना लगाते हो या वेलोसिटी क्या रखते हो, वेलोसिटी, ओमेगा, इन सब पे डिपेंड करता है। अभी देखना, होल्स कर दिए हमने, होल्स, ठीक है। ये बॉडी है, इसकी इंटरलॉकिंग इतनी खतरनाक है कि ये जाकर के पूरा का पूरा इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है इस तरीके से। अब 2 रास्ते हैं, या तो इसको क्या करेगा, ये ब्रेक, और या फिर इसको चुपचाप निकलेगा यहां से ऐसे, तो ऐसे इसको निकलना पड़ेगा बस। अगर इस तरीके से एंट्री हो गई, इंटरलॉकिंग अगर इस तरह की हो गई, तो या तो विदाउट स्लिपिंग मोशन होगा, वरना ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ऐसे सरफेस भी बनाए जा सकते हैं, इसे कहते हैं सफिशिएंट रफ। अब तुम इसमें जो मर्जी है वो V रख लो, जो मर्जी आप ओमेगा रख लो, यहां तो V गुणा और ओमेगा का सेटअप मिलना ही मिलना है, चाह करके भी हम नहीं कर सकते ऐसा। इसमें तुम्हारी जो मर्जी है फोर्स लगा लो, जितनी तेजी है उतनी तेज फोर्स लगा लो, चाहे जो मैग्नीट्यूड लगा लो, स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है तो नहीं है। बॉन्ड्स टूट जाएंगे तब पॉसिबल है, बॉडी ब्रेक हो जाए तो बात अलग है। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, साइकिल का जो गियर होता है उसके ऊपर जो चेन होती है, क्या लगता है कि क्या कभी वो स्लिप होती है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ स्लिप होती है, हमारी वाली तो हो गई थी। किसी की साइकिल कभी स्लिप हुई है? देखो देखो देखो, कईयों के मन में ख्याल कुछ और आ रहे हैं कि मेरी वाली तो हुई थी, लेकिन बस बोलेंगे नहीं। किसी की साइकिल कभी नहीं स्लिप हुई? तुम लोग यार मतलब, हाँ, साइकिल की चेन क्या गियर पर कभी स्लिप हुई है? कितने लोगों से स्लिप हुई है? हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा कितने लोगों की चेन उतरी है? हाँ, गियर से, साइकिल के गियर से चेन कितने लोग उतरी है?
यार ऐसे लोग भी बैठे जिनकी कभी उतरी ही नहीं, या जब बात है यार। चलो सुनो, साइकिल की चेन का गियर के ऊपर से उतरना अलग बात है और फिसलना अलग बात है। वहां होता क्या है कि चेन कभी कभी लेंथ में एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और वो जब लंबी हो जाती है तो जैसे जो चेन ऐसे जा रही है, ये गियर बना हुआ है, सुनना ध्यान से, ऐसे अब ये चेन ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, अब वो जाकर के वो सही से ग्रिपिंग यूं ना करके अलग तरीके से क्या करती है, एंट्री करती है, तो वो अलग राउंड लेकर के ऐसे हिल रही होती है, फिर वो ऐसे गई तो वो साइकिल की चेन गियर पर से उतर जाती है। उतरना अलग बात है और फिसलना अलग बात है। यदि साइकिल की चेन इस तरह ढीली ना हो, उसे टाइट रखा जाए और फिर उसे चलाया जाए, और ऐसे अब गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो तब तो उतर ही जाएगी ना यार, चीज ये अलग हो गई, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए था यूं, समझ रहा? तो अगर गियर में साइकिल की चेन को टाइट करके फिर चलाया जाए, तुम्हें जितनी ताकत लगानी लगा लो, वो यूं चलेगी गियर में फंसते हुए, या तो उसके दांत टूट जाएंगे वरना वो फिर स्लिप नहीं होगी। ऐसे नहीं होगी यार, इसको मैं कह रहा हूं, ये स्लिपिंग है भाई, ये हुआ क्या? हाँ, वो उतर गई है। उतरना अलग चीज है और स्लिप होना अलग चीज है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई जाती हैं, जो इंजन बनाए जाते हैं, इसी पर बेस्ड हैं वो, सफिशिएंट रफ सरफेस पर। इतना ज्यादा वेट होकर गया तो गियर टूटते हैं, वरना वो स्लिप नहीं होते, ऐसे फंस जाते हैं वो। फिर वो जैसे एक बॉडी को आप रोटेट कर रहे हैं तो उसके साथ उनको रोटेट करना पड़ता है, तो वहां स्लिपिंग का चांस नहीं होता है। वहां क्या करना पड़ता है, वहां साथ साथ रोटेट होना पड़ता है, वरना फिर दांत क्या हो जाएंगे, जो उसके टीथ होते हैं वो टूट जाएंगे। तो ये बात समझना कि सफिशिएंट रफ सरफेस का मतलब क्या है, और वो होता है, सफिशिएंट रफ सरफेस होता है, एग्जिस्ट करता है, बनाया जा सकता है। तो अब आज के बाद अगर तुमको कोई ये कह दे कि सफिशिएंट रफ सरफेस है टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, इसका क्या मतलब होगा? वहां स्लिपिंग का कोई चांस नहीं है। अगर वहां पर V है तो वहां V इज इक्वल टू R ओमेगा होना तय है। फोर्स तुम्हें जो मर्जी है लगा लो, तुम स्लो खींचो, तुम फास्ट खींचो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन स्लिपिंग नहीं पॉसिबल है। बात खत्म। ये केस लेते नहीं है कि इसके दांत टूट गए, मजबूत लेते हैं। सही है, आ जाओ। मैं यहां पर ये फिगर यहां तो बनता नहीं है, मैं लिख देता हूं म्यू इज सफिशिएंट, म्यू इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। लो जी, इतना लिख दिया उसने। तो मतलब ये वाली जो सीन है वो ये हो गई। इस समय वेलोसिटी 0 है, ओमेगा 0 है, दोनों 0 है, फोर्स केवल F है। बताओ F की वजह से क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। इस समय फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ, इस समय फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसी फीलिंग देख लो आप। वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी 0, यहां फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आओ समझते हैं। ये सेंटर पॉइंट है O। चलो ट्रांसलेशन मोशन बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए BD बनाओ, mg, स्टेप बाय स्टेप आंसर दे रहा हूं। ऊपर N, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। आगे की तरफ बताओ फोर्स, बॉडी का पॉइंट मास m, एक्सीलरेशन बताओ a, इक्वेशन बताओ। n की वैल्यू किसके इक्वल? mg के इक्वल। f की वैल्यू ma, एक्सीलरेशन कोई बताए? f बाई m। बॉडी के पास एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। थोड़ी देर बाद बॉडी के पास वेलोसिटी आनी तय है। इसके बाद वेलोसिटी आ गई v1, आ गई v1। एक्सीलरेशन वही है, फोर्स वही है, क्योंकि तुमने जितना फोर्स यहां लगा रखा है, मान लीजिएगा F0 लगा रखा आपने, कांस्टेंट फोर्स, और यहां पर क्या था? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आपने कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है, एक्सीलरेशन a है, ठीक बात है, यहां F0 बाई m कर दीजिए आप। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी आ गई, पहले वेलोसिटी नहीं थी। अच्छा, एक तरफ कह रहे हो कि नीचे सरफेस क्या है? सफिशिएंट रफ है। तो बताओ, अच्छा A पॉइंट के बाद वेलोसिटी कौन कौन बनाएगा? O पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v1, तो ये v1 बनाएगा। अब v1 को कोई कैंसिल करने वाला चाहिए, और कैंसिल किस कौन करेगा? R ओमेगा। ओमेगा तो आया ही नहीं, क्यों? इसने टॉर्क नहीं दिया। टॉर्क ड्यू टू, जल्दी बताएं, F0 इज 0। तो F0 फोर्स दे रहा है, टॉर्क नहीं दे रहा है। टॉर्क नहीं दे रहा है तो
अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, ओमेगा नहीं आया, यहां से यहां तक बॉडी चली गई। अब बताओ जरा समझाओ हमको कि एक पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी है और ओमेगा है नहीं, ओमेगा आया ही नहीं क्योंकि अल्फा नहीं आया। तो फिर इसके पास वेलोसिटी है और तुम कह रहे हो कि स्लिप नहीं हो रहा है। और नीचे वाला सरफेस क्या कर रहा है जरा बताना, v ऑफ a डैश 0। क्या ये केस पॉसिबल है? अब उल्टा चलो कि फाइनली क्या होना चाहिए, इसके पास एक r ओमेगा की वेलोसिटी लेफ्ट होना चाहिए, r ओमेगा v1 कैंसिल होना चाहिए। अब r ओमेगा 1 के लिए ओमेगा बनाना चाहिए और ओमेगा के लिए अल्फा आना चाहिए और अल्फा के लिए टॉर्क आना चाहिए। टॉर्क कोई और देगा, ये दे नहीं सकता। बताओ, मजबूरी हो गई क्या? फ्रिक्शन। किधर बताओ? पीछे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ है टॉर्क क्लॉकवाइज भी तो आना चाहिए, भी तो बताओ यार। इस जगह पर ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी आनी चाहिए, मतलब फिर इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए, तो तभी तो देगा ना अल्फा इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में आना चाहिए तो यहां पर क्लियर हो गया, फ्रिक्शन आना चाहिए। लो जी, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड। कोई बताए नेचर क्या होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? बॉडी चल रही है, सोच लो, देखना जरा क्या तुम बोल रहे हो यार, होश में बैठे हो कि नहीं ये भी देख लो। आप कह दिया सफिशिएंट रफ है, अब सफिशिएंट रफ का मतलब हो गया कि फिसलने का, स्लिप होने का तो चांस नहीं है। अब जब स्लिप नहीं हो रहा है, ए पॉइंट ए डैश की कंपैरिजन में शुरू से लेकर लास्ट तक स्लिप हो नहीं सकता, तो फिर यहां पर जब स्लिपिंग हो नहीं रही है तो बॉडी के चलने से क्या होता है? हमें तो मतलब केवल ए और ए डैश से होगा ना। ए डैश रेस्ट पर है, ए भी रेस्ट पर है। अब ये बताओ, अच्छा वी ए 0 है, वी ए डैश 0 है, जब ये पॉइंट इसके सामने स्लिप नहीं हो रहा है तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, एक कोई टेबल रखा हुआ है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, वो टेबल जा नहीं रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? स्टैटिक। फिर कैसे कंफ्यूज हो गए? क्या होना चाहिए? स्टैटिक। एक और कॉमन सी बात थी, सुनो, प्योर रोलिंग और स्लिपिंग एक दूसरे की बिल्कुल खिलाफ बातें हैं, एकदम अपोजिट बातें हैं। प्योर रोलिंग का मतलब है स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, और काइनेटिक फ्रिक्शन स्लिपिंग में आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का तो चांस ही नहीं है, अगर आएगा भी तो स्टैटिक आएगा। कितनी बेसिक सी बात में गलती कर दी। तो यहां और आप कह रहे हो सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन है मतलब प्योर रोलिंग तो स्लिपिंग तो हो ही नहीं सकती, और स्लिपिंग नहीं हो सकती, फ्रिक्शन कंफर्म हो गया ना, मतलब क्या हो गया? स्टैटिक। सही है, तो फ्रिक्शन आना शुरू से ही कंफर्म हो गया, मतलब शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, ओमेगा नॉट कितना? 0। वेलोसिटी है? नहीं है। वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। एक्सीलरेशन है? हाँ है। चलो बताओ अल्फा है कि नहीं है? बिल्कुल t = 0 पर अल्फा है कि नहीं है? इस पॉइंट के अबाउट इस समय फ्रिक्शन है। क्या टॉर्क दे रहा है? टॉर्क इस टाइम जब है तो देगा, और जब है तो देगा, तो मतलब अल्फा है। यार एक बात बताओ, जब किसी पार्टिकल को किसी हाइट से छोड़ते हो आप, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी देते हो? 0, और एक्सीलरेशन कितना देते हो? g। तो एक्सीलरेशन के होने से वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं होता, उसी तरह अल्फा के होने से एंगुलर वेलोसिटी का होना जरूरी नहीं होता। फिर जब शुरू में टॉर्क है, फ्रिक्शन आ गया शुरू में ही, मतलब तुमने एक बॉडी को सोचो डिस्क है, फील करके देखो, सेंटर पॉइंट पर किसी रस्सी से पकड़कर या किसी चीज पर उसको खींचने लगे आप, तो जैसे आपने खींचना शुरू किया नीचे तो क्या स्टार्ट हो गया? फ्रिक्शन। शुरू में उसने क्या दे दिया? टॉर्क दे दिया, मतलब अल्फा दे दिया, मतलब बॉडी एंगुलर एक्सीलरेशन रख रही है। क्या एंगुलर वेलोसिटी है? नहीं। चलना तो शुरू करेगी, अभी रोटेट करना शुरू करेगी, लेकिन रोटेट कराने वाला, ओमेगा लाने वाला आ चुका है शुरू में ही। क्या है वो? अल्फा। हाँ, तो इन चीजों को क्लियर करो एकदम। अब देखो जरा, ये बेसिक बातों में बच्चों में कंफ्यूजन होता है। एक्सीलरेशन है, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, स्लिपिंग हो रही है नहीं, फ्रिक्शन है। किधर है? पीछे की तरफ। एक क्वेश्चन को और आंसर दो। अच्छा, जैसे मैंने भी सोच के बताया ना कि अगर हम यहां पर फोर्स नहीं लाए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अगर ये फोर्स तुम नहीं लाए तो फोर्स अकेला ये रह जाएगा, और अकेला ये फोर्स रह जाएगा तो क्या प्रोवाइड कर देगा?
एक्सीलरेशन, टॉर्क कोई देगा ही नहीं, अल्फा आएगा नहीं, वेलोसिटी आ जाएगी, इस पॉइंट पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब बताओ सीन क्या हो गया, सीन बदल गया। अब आपकी जो बीडी बनेगी राइट साइड एफ नॉट, लेफ्ट साइड एफ एस। अब ये दोनों मिला करके इक्वेशन बनाएंगे। बताओ एफ जो में नहीं बनेगी, एफ नॉट माइनस एफ एस इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट जीरो, बट टॉर्क ड्यू टू बताना जरा स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट जीरो एंड दैट इज द क्लॉकवाइज। कैसा देगा वो, क्लॉकवाइज देगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस एफ नॉट के इक्वल होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, या बता ही नहीं सकते? सोच के देखो जल्दी से, एक बार इक्वल करके सोचो जल्दी से। अगर ये और ये इक्वल हुए, बताओ क्या समस्या आ जाएगी, जल्दी बताएं। हैं? अगर फ्रिक्शन फोर्स एफ नॉट के इक्वल हो गया, कितनी बढ़िया चीज है। बच्चों को भी सोचने के मौका ही नहीं मिलता है, वो खुद से सोच ही नहीं पाता इस तरीके से, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। देखो इधर, अगर ये बराबर हो गए, ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी आने का चांस नहीं। अच्छा, ये टॉर्क दे नहीं रहा है, अकेला ये टॉर्क देगा, कैसा, क्लॉकवाइज। इसके टॉर्क को कोई बैलेंस कर रहा है क्या? ओके अबाउट। अरे यार दो ही तो फोर्स है, ये टॉर्क दे रहा है, ये दे नहीं रहा है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता। इसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता मतलब ये टॉर्क देगा तो मानेगा नहीं, अल्फा देगा, अल्फा देगा तो ओमेगा ले आएगा, मतलब बॉडी में ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो इस पॉइंट के पास कौन सी वेलोसिटी आ गई, आर ओमेगा। किस तरफ, लेफ्ट साइड। वेलोसिटी आई नहीं आई, कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल वाली। तो इस पॉइंट के पास नेट वेलोसिटी किधर आ गई, लेफ्ट। इस पॉइंट का लेफ्ट मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट जाने लगा। अच्छा, और ये रेस्ट पर, मतलब स्लिपिंग हो गई। किधर, पीछे की तरफ। क्या सरफेस अलाउड कर रहा है? नहीं, उसने कह दिया हम तुमको स्लिप तो खैर नहीं होने देंगे, ना आगे और ना पीछे। मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसको थोड़ा तो कम होना पड़ेगा। तुम 10 न्यूटन लगाओगे, ये 8 न्यूटन आएगा, तुम 15 लगाओगे, ये 13। एक आइडिया के हिसाब से ये 20, 18, 19 यहां तक चल जाएगा, 19.9 चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं चल सकता, 20 नहीं चल सकता। ज्यादा की तो तुम उम्मीद ही मत करो। मतलब हर कीमत पर क्या हुआ इस जगह पर, एक और चीज सामने आई कि जो एफ एस है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन एफ नॉट। ये अभी बता रहा हूं, पूछूंगा दोबारा, सेम क्वेश्चन होगा, सेम टाइप होगी, बस आंसर देके दिखाना, यही पूछूंगा। ये फ्रिक्शन है, ये फोर्स है, बताओ कौन ज्यादा होगा। कोरिलेशन दे सकते हैं? आंसर पहले बता देता हूं मैं कि वहां का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो वहां के एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स से छोटा होना चाहिए हर कीमत पर, ताकि दोनों चीजें हो सके, एक्सीलरेशन भी मिल सके बॉडी को और टॉर्क भी मिल सके। चलो टॉर्क की बात करते हैं। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बताओ यहां पर टॉर्क कौन दे रहा है, इक्वेशन बनाओ। एफ नॉट तो देगा नहीं, तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी हुई, ट्रांसलेशनल फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये कौन सी, थर्ड। ये कौन सी वाली है, रोटेशनल इक्वेशन। अच्छा इस समय ये बताओ, इसके पास राइट साइड की वेलोसिटी v1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो इस पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड की वेलोसिटी कितनी होगी, r ओमेगा 1। अब बताओ ए की नेट वेलोसिटी क्या होगी। बॉडी में राइट साइड में वेलोसिटी v1 है ट्रांसलेशनल, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। मैं पूछ रहा हूं बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो तुम कह दोगे v1, बॉडी के मतलब सेंटर ऑफ मास। मैं पूछूं ए के बाद बताओ क्या वेलोसिटी, ए के बाद वेलोसिटी 0। क्यों, स्लिपिंग नहीं होने देना है, v1 माइनस आर ओमेगा 1 कैंसिल, तो va की वैल्यू कितनी, 0। अब जाके मामला सेट हुआ है। तो जब आपने फोर्स F0 लगाया, बॉडी यहां से यहां तक आई है, क्या क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है, अल्फा आ रहा है, ओमेगा 1 डेवलप हुआ है, v1 डेवलप हुआ है। थोड़ी देर बाद बताओ क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब बॉडी यहां पहुंच गई, तुम F0 ही लगा रहे हो, एक्सीलरेशन ए ही रहेगा, फ्रिक्शन
अगर ये 20 है और ये मान लो 17 है, तो ये 20 ये 17, तो फिर ए भी वही होगा जो शुरू से चल रहा था, अल्फा भी वही होगा जो शुरू से चल रहा था। बस अब वेलोसिटी v2 हो चुकी होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो चुकी होगी। यहां बताएं v2 राइट साइड, लेफ्ट साइड r ओमेगा 2 दोनों कैंसिल। और फिर से क्या कहानी है कि इस समय भी a के पास वेलोसिटी नहीं बचती ना a डैश के पास वेलोसिटी नहीं बचती, और दोनों की नेट वेलोसिटी क्या होती है? 0। बॉडी बड़ी तेजी से चल रही है, तुम फोर्स लगा करके बॉडी को खींचते चले जा रहे हो। कहानी ये है 0 0। v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा 1, v2 इज इक्वल टू आर ओमेगा 2, v3 इज इक्वल टू आर ओमेगा 3, v4 इज इक्वल टू आर ओमेगा 4। क्या देख रहे हो आप? हाँ, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, आर तो बढ़ नहीं सकता, लगातार ओमेगा बढ़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली ऐसा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। कभी भी क्या नहीं हो रही है? स्लिपिंग नहीं हो रही है। केस नंबर 7, जब हम सफिशिएंट रफ सरफेस पर फोर्स लगाते हैं तो कहानी ये है। अच्छा एक बात बताओ, शुरू में मैंने u और ओमेगा दोनों 0 ले लिए थे। सोचो अच्छा कि सफिशिएंट रफ सरफेस है और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने यहां कुछ ना कुछ u ले रखा है, कुछ ना कुछ u नॉट ले रखा है, कुछ ना कुछ ओमेगा नॉट ले रखा है, और दोनों 0 नहीं है। जाओ, मतलब बॉडी शुरू से ही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी रखती थी, सफिशिएंट रफ सरफेस था। तो क्या यहां पर यह कह सकते हैं कि v की वैल्यू या u नॉट की वैल्यू, या v नॉट लिख देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा, v नॉट की वैल्यू r ओमेगा नॉट से ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा कहने का मतलब समझ रहे हो? आओ समझाता हूं। इसका कहने का मतलब इस पॉइंट की हालत क्या हो जाएगी? आ जाओ जल्दी से बताओ फटाफट। राइट साइड v नॉट, लेफ्ट साइड r ओमेगा नॉट, और तुम कह रहे हो ये ज्यादा है, तुम कह रहे हो ये ज्यादा, मतलब नेट वेलोसिटी के पास राइट साइड बच रही है, और तुम कह रहे हो कि राइट साइड बच रही है, a डैश के पास बच नहीं रही है, तो फालतू की बात हो रही है। क्यों फिर ये कह रहे हो कि सरफेस कैसा है? सफिशिएंट रफ है। वो हटा दो उस लाइन को, तुम कह रहे हो कि सरफेस सफिशिएंट है, मतलब वो नहीं स्लिप होने देगा, नहीं स्लिप होने देगा, तो फिर ये कम ज्यादा हो ही नहीं सकते। मीनिंगलेस बात है। या तो ये लाइन गलत है, इक्वेशन गलत है, वरना ये लाइन गलत है कि सरफेस कैसा है? सफिशिएंट रफ। उसको हटाओ फिर, सफिशिएंट रफ नहीं है सरफेस, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद वेलोसिटी बच रही है, सरफेस सफिशिएंट रफ है, और सरफेस फिर भी सफिशिएंट रफ है, केस ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वेलोसिटी आ गई, ये स्लिप किए बिना मानेगा नहीं, स्लिप कर जाएगा, मतलब यहां तो यही केस पॉसिबल है। तो सफिशिएंट रफ, तो फिर ये केस कंफर्म। अब उसके आगे क्या कहानी हो गई? पहले मामला 0 से शुरू हुआ था, इस बार मामला कुछ यहां से शुरू हुआ है, बस इतना सा फर्क है। पहले 0 0, 5 5, 20 20, 30 30, 100 100, 200 200, ऐसा हुआ था। इस बार क्या हुआ? डायरेक्ट 20 20 से शुरू हो गया मामला। क्या दिक्कत आ रही है? मतलब सफिशिएंट रफ सरफेस में या तो चीजें 0 0 से शुरू होंगी, और अगर कुछ वेलोसिटी से शुरू होंगी ना, बताओ, तो हर कीमत पर क्या होगा? v इक्वल टू r होगा, कुछ भी हो जाए, वहां और कोई चीज बर्दाश्त होगी नहीं। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी मैं जोड़ रहा हूं। एक बात बताना जरा, अभी जो तुम्हारे सामने केस है, इसमें मैंने बहुत बड़ा टर्म लिख दिया है, म्यू इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लीपिंग, लिख दिया, सब डिस्कशन हो गया। नेचर ऑफ फ्रिक्शन लेस देन एक्सटर्नल फोर्स, सब बातें हो गई। क्या हम यहां ये इक्वेशन बनाने की स्थिति में है क्या? Fs इज इक्वल टू म्यू इनटू n, ये लगा सकते हैं कि नहीं? ये इक्वेशन इस पूरे केस में जल्दी बताओ फटाफट। ये इक्वेशन इसकी सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इनटू n, इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। तुम कह रहे हो कि ये इक्वेशन अप्लाइड है, ये इक्वेशन हम यहां लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर रहा है। तो फिर आपको ये कहना होगा कि अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया ना, तो तुम इससे ज्यादा लगाओगे, इससे ज्यादा चाहिए होगा, बॉडी क्या कर जाएगी? स्लिप। तो फिर वो क्या नहीं है? सफिशिएंट रफ नहीं है। तो फिर इसका मतलब है, चलो लेते हैं एक टर्मिनोलॉजी, ओनली रफ सरफेस। अब रफ सरफेस में वो कहता है ये क्वेश्चन उसको लगवानी है एनी हाउ, तो क्या क्या बोल सकता? सुनना, सरफेस को पहली बात तो सफिशिएंट रफ नहीं बोलेगा, सुन लिया? सुन लिया? दूसरी बात वो कहेगा हियर F0 इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्योर रोलिंग,
हमने F0 को मैक्सिमम लगा रखा है, इससे ज्यादा लगाने पर बॉडी स्लिप हो रही है। दूसरी बात, फ्रिक्शन मैक्सिमम है जी। अब फ्रिक्शन तभी मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं, या फिर म्यू मिनिमम, या फिर जस्ट इन स्टेट ऑफ क्या जी, स्लीपिंग। अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज करने लग जाए, ये 1 2 3 4 ऐसी कि भाई ऐसा है बॉडी जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लीपिंग है, या वो ये कहते हैं कि वी मैक्स है, या वो ये कहते हैं ओमेगा मैक्स है। अगर ऐसी बातें वो कह दे कि भाई इससे ज्यादा वी मत कर देना वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, इससे ज्यादा ए मत कर देना, जो है ये मैक्सिमम है। आपने इससे ज्यादा ए की चाहत में कि हमको ये और ज्यादा मिल जाए, तुम और ज्यादा फोर्स लगाओगे, वहां फ्रिक्शन और ज्यादा चाहिए होगा, वो देने को तैयार ही नहीं है। मैक्सिमम पोजीशन पर है मामला, तब जाके जब इशारा करेगा तब आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो, तब तक मत लगा देना बस। तो एक चीज जुड़कर सामने आई, सफिशिएंट रफ में क्या करना है, ये क्वेश्चन मत लगा देना। और अगर सरफेस रफ है और फिर वो उनमें से कोई कंडीशन दे दे तो लगा लेना आराम से। क्लियर? तो इसमें कितने केस हो गए देखा जाए तो, एक 0-0 वाला, एक नॉन जीरो वाला, और फिर सफिशिएंट रफ वाला और नॉर्मल रफ वाला। अब वो ना तो सफिशिएंट कह रहा है ना वो सारी टेंडेंसी दे रहा है, तब कह रहा बस प्योर रोलिंग हो रही है। तो प्योर रोलिंग हो रही तो ठीक है, फिर ये इक्वेशन सही है। ये वाली एक इक्वेशन लगा दो, ये वाली F0 माइनस Fs इक्वल टू ma, एक इक्वेशन ये लगा लो, ठीक है बस। और अगर वो कह दे कि V जोड़ R ओमेगा तो अच्छी बात है, और कह दे V ग्रेटर देन R ओमेगा तो फिर स्लिपिंग हो रही है। कौन सा उसने कसम खा रखी है स्लिपिंग को रोकने के लिए, कहा ही नहीं उसने से। तो जनरल रफ सरफेस कहे तो फिर इन इक्वेशन से बचना जब तक कि इशारा ना कर दे। तो ओवरऑल बात क्या आई सामने कि हमें इक्वेशन ये सब फोर्स लगाने आने चाहिए ढंग से, फिर ये इक्वेशन लगाने से पहले हमें देखना चाहिए कि हम लगाएं कि नहीं लगाएं, और सफिशिएंट रफ कह दे तो वहां पर इसको लगाने की जरूरत नहीं। और ये कह दे कि सफिशिएंट रफ तो है लेकिन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहा है। अब जब तुमने इतना ही कह दी कि सफिशिएंट है लेकिन मतलब भर का है, तो फिर वही बात आ गई ना कि फिर सही इक्वेशन लग जाएगी, सिंपल। क्लियर? ये कौन सा केस था? 7th, इसी में 8th है, इसी में 9th है, सब है इसी के अंदर। ठीक है, मैं एक केस दूसरा लेने जा रहा हूं, सुनना फटाफट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनो, फिर दोनों केसेस के मैं रिजल्ट्स लिखवा दूंगा। यही प्योर रूलिंग का एकदम लास्ट केस होता है जो ढंग से बच्चों को आ जाए। देखो जरा ध्यान से सुनना। प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तैयार हो? बहुत अच्छे केसेस हैं। थीटा, आ जाओ नीचे, mg एक लाइन लिखी हुई है, सफिशिएंट रफ टू प्रिवेंट द स्लीपिंग। लो जी, बोल दिया। क्या कहते हो? आओ देखो, ये एंगल थीटा, mg के दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। पहले तो ये बताओ, ये u इज इक्वल टू 0 है, ओमेगा नॉट 0 है, u नॉट 0 है। ये बताओ फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा और क्यों आएगा? बताओ, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा यहां पर? हाँ, फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, देखो पिछले वाले केस में जब तुम फोर्स लगाते थे, फोर्स लगाने की वजह से तुम अगर ऐसे खड़े हो ना, तो फोर्स लगाने की वजह से कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर आना चाहिए था जो क्या करे, टॉर्क प्रोवाइड करे। तुम बस ऐसे खड़े हो जाओ, बस इसमें देखो, यहां दिख रहा फोर्स, बस ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे देखो क्या दिखने लग जाएगा आपको। इसकी तरह ये फोर्स आपको फील होने लग जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो एक अलग बात है, बस ये एक फोर्स दिखने लग जाएगा। अब आप बताओ ये इसमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सीलरेशन। इस समय वेलोसिटी है? नहीं है, थोड़ी देर बाद आना तय है। क्या वेलोसिटी? कितना? v1।
ठीक है, इस पॉइंट का क्या हाल होगा? इस समय तो ओमेगा भी 0 है और यू भी 0 है। इसके बाद इस समय V1 होगा। स्लिपिंग ना होने के लिए क्या जरूरी हो गया? आर ओमेगा होना जरूरी हो गया, और इस डायरेक्शन में ओमेगा होना जरूरी हो गया, और ओमेगा के लिए अल्फा होना जरूरी हो गया, और ये V1 के लिए A होना जरूरी हो गया, और अल्फा के लिए टॉर्क होना जरूरी हो गया, और टॉर्क के लिए एक फोर्स का होना जरूरी हो गया। इसका मतलब इस तरफ फोर्स आएगा। नेचर ऑफ फोर्स स्टैटिक और काइनेटिक? स्टैटिक। काइनेटिक तो आ ही नहीं सकता, वरना प्योर रूलिंग परफॉर्म नहीं करेगी। बताओ यहां पर फोर्स क्या जरूरी हो गया? Fs। बताओ Fs mg sin थीटा के बराबर होगा या हर कीमत पर छोटा होगा? हर कीमत पर छोटा होगा। क्यों? अगर बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो नेट एक्सीलरेशन 0, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? A बचेगा नहीं, वेलोसिटी आएगी नहीं, और टॉर्क बच जाएगा। टॉर्क बच जाएगा तो अल्फा बच जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगा। बॉडी यहीं बैठे बैठे घूमेगी, बस यहीं चलेगी, आगे जाएगी नहीं। नीचे क्यों जाएगी भाई? इसलिए आना जरूरी और छोटा होना भी जरूरी। क्लियर? ठीक है। नीचे आते आते बॉडी के पास अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, अच्छा खासा ओमेगा होगा, अल्फा होगा, और बताओ ए होगा, और कुछ? बस इतना काफी है। तो एक बहुत बड़ी वैरायटी है यहां पर, बहुत बड़ी, कि हमने एक इंक्लाइन सरफेस में, सफिशिएंट इंक्लाइन सरफेस में एक क्या ले ली? डिस्क, एक रिंग। ऐसा प्लेन देख रहे हो इस टाइप से? इस तरह से एक सरफेस है बहुत बड़ा सा, एक रिंग सेम मास की सेम रेडियस, एक डिस्क, एक होलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, एक होलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर, और सबको एक साथ छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन खूब सुने होंगे आपने। पूछा जाता है इनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? पूछा जाता है सबसे ज्यादा तेज वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन कौन रखेगा, सबसे ज्यादा V कौन रखेगा, ओमेगा कौन रखेगा, टाइम कौन लेगा, जल्दी कौन पहुंचेगा, वगैरह वगैरह आते हैं ना क्वेश्चन। या तो कंपैरिजन आता है, वरना तो किसी एक बॉडी के हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है, वो टाइम कितना लगेगा वगैरह वगैरह। और बच्चे इसको खूब रटते हैं, दबा के रटते हैं, है ना? क्लियर नहीं होता है, और क्लियर करते हैं इसको फटाफट। देखना भाई, आओ सबसे पहले एफबीटी बनाते हैं। एफबीटी में जल्दी बताएं, इस तरफ फोर्स mg sin थीटा, इधर बताओ Fs, इस तरफ बताओ n, इस तरफ बताओ mg cos थीटा। बॉडी में एक्सीलरेशन बताओ, A का इक्वेशन बताएं। इक्वेशन n इज इक्वल टू mg cos थीटा। कितना कॉन्फिडेंस इस इक्वेशन पर कि n की वैल्यू हर कीमत पर mg cos थीटा के इक्वल होगी? क्या कहते हो? अगर n छोटा हो गया तो बॉडी इस तरफ एम्बेडेड हो जानी चाहिए, धस जानी चाहिए, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो सर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। तो चांस की बात ही नहीं कि n mg cos थीटा को बैलेंस नहीं करेगा। दूसरी इक्वेशन बताओ, mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू m इंटू ए। क्या हमें fs इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लगाना चाहिए? नहीं, तब तक नहीं जब तक कि वो इशारा नहीं करे। आप लिख दीजिए fs इज इक्वल टू म्यू इंटू एन कैन नॉट अप्लाई अंटिल, समझ रहे हो ना, वो लाइन में लिखवाता था, इट्स रिक्वायर्ड कंडीशन इज गिवन, तब तक मत लगा देना। तो केवल इक्वेशन 2 मिली हमको, तीसरी नहीं लगाने वाले, ठीक है? ये ट्रांसलेशनल वर्किंग हुई। रोटेशनल वर्किंग बताओ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, कौन टॉर्क दे रहा है? Fs, सुन रहे हो? इनटू बताओ R, देखो ना यार, ये डिस्टेंस R है, ये mg sin थीटा टॉर्क देगा नहीं, mg cos थीटा देगा नहीं, n देगा नहीं, कौन देगा? Fs। बताओ यहां पर आई, बॉडी का नाम पता नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो सब जगह चल जाएगा? कोई ऐसा फॉर्मूला जो सबके लिए चल जाएगा, वो कौन है? mk स्क्वायर। बताएं यहां पर क्या आ जाएगा? Fs। अब सुनो एक और इक्वेशन, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये उतनी काम की भले नहीं है, सेकेंड और थर्ड और ये फोर्थ काम की हैं। स्टार्ट करते हैं। ये Fs लिखा हुआ है, ये Fs लिखा हुआ है। मैं अल्फा को पहले यहां से चेंज करूंगा थर्ड और फोर्थ को, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जल्दी बताएं। Fs इंटू आर इज इक्वल टू, बताएं
एम के स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू ए बाई आर, आर नीचे लेके जाओ, एफ एस की वैल्यू एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। चलो ये 5th देखो और सेकंड देखो, दोनों को ऐड करो, है मेरे पास यहां जगह, सेकंड प्लस 5th। चलिए देखिए, तो एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ एस इज इक्वल टू एम ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐड कर दो, कैंसिल आउट, यहां जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम एम कैंसिल आउट, ए की वैल्यू बताएं, ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। नाम बताओ, के की वैल्यू रखो, एक्सीलरेशन बताओ। अब के में सबका पता होता है, रिंग का आर, डिस्क का आर बाई रूट 2, सही बात है ना। के पुट करने के अलावा क्या बचा, सबके लिए थीटा सेम है, सबके लिए जी सेम है। चलो अल्फा बताओ कैसे निकलेगा, बहुत छोटे से काम से, फ्रॉम ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताएं ए बाई आर, जो लिखा है इसमें आर से डिवाइड कर दो बस, जी साइन थीटा अपॉन आर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे तैयार चाहिए, याद चाहिए तो अच्छा होगा, इसी फॉर्म में याद रखो, ए का याद रखो, आर से डिवाइड कर दिया करो, बस अल्फा हो जाएगा। वो तुम अलग से इसको सॉल्व करके मत याद करना, ए की वैल्यू याद कर ली, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन कहीं है, फ्रिक्शन कैसे निकाला जाए, इस ए की वैल्यू उठा करके वहां रख दो। चलो और सॉल्व करता हूं मैं, है मेरे पास जगह, एफ एस इज इक्वल टू, हाँ जी, एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन आर टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एम से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात सुनना ध्यान से, अब क्या करना है यार, ये आर थोड़ी ना आएगा, केवल यही तो लोगे आप, बस परफेक्ट है। चलो सुनो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो जरा अंदर एक बार, यहां क्या आने वाला है आर स्क्वायर, यहां क्या आने वाला है, पक्का ना, दिख गया सबको, अरे मन की आंखों से देखो दिखेगा। अब के स्क्वायर को नीचे ले जाओ, यहां नहीं, 1 अपॉन के स्क्वायर, अब फिर डिवाइड कर दो, तो यहां क्या आने वाला है आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख दो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सुनो क्या आने वाली है, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस इसका उल्टा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, दिस इज योर फ्रिक्शन। याद रखना आसान हो जाएगा। 3 मेन फॉर्मूले आए, किसके किसके, ए के अल्फा फ्रिक्शन, ये अभी का भी तैयार चाहिए, हो गए तैयार, हाँ वो तो पता चलेगा जब पूछूंगा, है ना। अब हमें चाहिए कि भाई जब ये लास्ट में यहां पहुंचा है ना, जब यहां पहुंचा है तब हमें क्या क्या बताओ जरा देखो, और यहां क्या क्या पूछा जा सकता है, सुनो, वेलोसिटी बताओ, ओमेगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताएं ट्रांसलेशनल वाली, और सुनो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताएं जब ये नीचे पहुंचा, और ओमेगा हो गया, वी हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन तो हमने देख लिया है, फ्रिक्शन बताएं, वर्कडन भी पूछ सकता है, हालांकि ए अल्फा और क्या है, ए अल्फा फ्रिक्शन, और कुछ बचा क्या, इतनी ज्यादा चीजें क्या हो सकती हैं, एक टाइम और रह गया बस, इतनी चीजें हो सकती हैं कि कोई बॉडी है जब वो नीचे पहुंचे तो या तो क्या पूछ सकता है सबसे पहले, ए, फिर अल्फा, फिर फ्रिक्शन, फिर टाइम, फिर नीचे जाने पर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ऐसा भी हो सकता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है जब वो नीचे जाए तब, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलो ये सब सीखते हैं, सुनो कैसे करेंगे, देखना बहुत इजी है ना, एक एक स्टेप लगेगा, अभी तैयार हो जाएगा, देखो। चलो जी, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला याद रखना चाहिए क्या, जरूरत नहीं है, ए बाई आर से काम चल जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन की जरूरत है, बस 2 फॉर्मूले हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लेते हैं यहां से लगाकर यहां तक टोटल डिस्टेंस L है, तो ये बताओ ये जो बॉडी रख रहे हैं, खाना जरा, ये जो सरफेस रख रहे हैं, सारी की सारी बॉडीज को हम टॉप पोजीशन से छोड़ रहे हैं,
सबको नीचे जाना है, तो सबके लिए लेंथ सेम है क्या? सेम है। एक छोटी सी इक्वेशन लगाओ चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक छोटी सी लाइन सुनो, बड़ी काम की है, काम चल जाएगा। जब आप ट्रांसलेशनल वेरिएबल या पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हो, ट्रांसलेशनल में कौन कौन से हैं जरा बताना? ए, वी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, टाइम भी तुम मान नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो जब वो निकाल रहे हो तो इसका रोटेट करना आप ध्यान ही मत दो, ये मानो ही मत ये रोटेट हो रहा है, ये मत मानो आप। इसमें अल्फा है, ओमेगा भले नहीं है, लेकिन आप मान लो ये हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, बस ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, केवल इसके पास ए है बस। तब ये इक्वेशन लगाओ, क्या लगाओगे आप? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना था? 0, 2 टाइम्स a इंटू एल। एल सबका सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा v का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2as, 2as या 2al एक ही बात है, सबका s सेम है। किस पर डिपेंडेंसी हो गई? जिसका a सबसे ज्यादा उसका v सबसे ज्यादा। अच्छा, जब यहां ये पहुंच गया, अब हमें ओमेगा चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे ओमेगा पता चल जाए? कोई भी ट्रांसलेशनल चीज मिला करे, जैसे ए मिला था, अल्फा चाहिए था, ए बाई आर। अब हमें वी मिल गया है, ओमेगा चाहिए जी, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो जिसका वी सबसे ज्यादा उसका ओमेगा सबसे ज्यादा, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, टाइम की बात करते हैं। एस इज इक्वल टू, देखना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सबके लिए एस कितना है? एल। यू सबका 0, हाफ ऑफ ए, बताओ ए रहने दो, टी स्क्वायर। टी ए पुट मत करो ना, यहां पुट करो अभी फिलहाल। चलो टी स्क्वायर बताओ यहां से, 2l अपॉन ए। बताएं टी का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन ए। बताएं जरा, जिसका ए सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम। टाइम कम होने का मतलब सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब है सारे डेटा किस पर बेस्ड हो रहे हैं? ए पर। मैक्सिमम डेटा तो ए पर डिपेंडेंट है। फ्रिक्शन जरूर देखने में लग रहा है कि नहीं बेस्ड है, एक्चुअल वो भी बेस्ड है, क्योंकि इसके पहले फॉर्मूला क्या था? ma k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसमें भी ए था देखा जाए तो। सही है, तो मैं फिर ए को रिलेट कर देता हूं। मैं जो ए के बारे में स्टेटमेंट दूंगा, तुम तुरंत v पे बोल देना, वही ओमेगा पे बोल देना, और उसका उल्टा टाइम पे बोल देना। कितना इजी है। फ्रिक्शन का भी वो वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि वो बॉडी के हिसाब से उसका रिलेशन ma k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, या इससे भी रिलेट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, इनको रिलेट करता हूं मैं, है ना? तुम फॉर्मूला याद रख ले जाओगे। अगर याद नहीं हो तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात चलनी चाहिए बस, क्या? कि जब आपको v निकालना हो तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन काउंट करिए आप, रोटेशन भूल जाइए आप। जो लगानी सब इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह वगैरह, बस ए उसमें वही लेना जो यहां से निकला हुआ है, जो मिक्स होकर के इक्वेशन से सॉल्व हुआ है, वो ए लेना है। सही है? वेलोसिटी निकालनी हो या फिर टाइम पता लगाना हो, उनके लिए आप वो इक्वेशन लगाइए। अब ये बात स्टूडेंट के दिमाग में कई बार बैठती नहीं है कि यार बॉडी तो दोनों काम कर रही है। जब तक वो टीचर से सुन नहीं लेते कि नहीं, हम जब v जोड़ u प्लस ए टी लगाएंगे तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, तब तक वो बेचारे लगा नहीं पाते। v स्क्वायर जोड़ u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जबकि बॉडी तो रोटेट भी कर रही है। तो मैं बता रहा हूं आप लगा सकते हो, ए कांस्टेंट है, आराम से लगाओ। सुन रहे हो? चलो कंपैरिजन कर देता हूं फटाफट, देखना कैसे कंपैरिजन होगा। ये बहुत बड़ा केस है, बहुत अच्छा केस है, अभी का भी तैयार हो जाएगा। सुनो, चलो आई ऑफ द रिंग बताओ, एम आर स्क्वायर। आई ऑफ द डिस्क बताओ फटाफट। आई ऑफ द होलो सिलेंडर बताओ, होलो सिलेंडर। आई ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, एम आर स्क्वायर बाई 2। होलो स्फेयर 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फेयर, इसकी वैल्यू आएगी 0.66 एम आर स्क्वायर।
इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट नहीं, ये तो पूरा का पूरा है, ये आएगा 0.5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर 2/5 बताएं mr स्क्वायर 0.4 mr स्क्वायर। पक्का? I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो k की वैल्यू अंडर रूट ऑफ I बाई एम, सबके मास सेम है, जिसका I सबसे ज्यादा उसका k सबसे ज्यादा। क्लियर? चलो, तो मुझे ये फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, ऐसा मैं विश्वास कर लेता हूं, है ना। चलो बताओ मुझे, आप रिलेशन दो सबसे ज्यादा पहले I का, इनमें सबसे ज्यादा I किसका है? सबसे ज्यादा I किसका है? पक्का? पक्का रिंग का। किसके इक्वल है? हॉलो सिलेंडर से। इसके बाद किसका नंबर आएगा? हैं? बिल्कुल सही है, हॉलो स्फीयर का। इसके बाद किसका नंबर आएगा? हैं? आई ऑफ द डिस्क का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? आई ऑफ द सॉलिड। इसके बाद किसी का नंबर आएगा? अरे सब तो निपट गया। और वो कहां गया? सॉलिड सिलेंडर। हम लोग यार, आई ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सबसे बाद में किसका नंबर आएगा? सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, जो आई का ऑर्डर है वही ऑर्डर के का होगा। लिखो के ऑफ द रिंग इक्वल टू के ऑफ द एच सी, के ऑफ एच एस ग्रेटर देन के ऑफ डिस्क इक्वल टू के ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन के ऑफ द एस एस सॉलिड स्फीयर। आई और के का ऑर्डर हमको पता है। अब आओ इधर, ए के फॉर्मूले पे आ जाओ। चलो यहीं से शुरू करते हैं। जिसका के सबसे ज्यादा, ए जगह के, जिसका के सबसे ज्यादा उसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा, उसका ए सबसे कम। तो फिर ए ऑफ द रिंग या फिर ए ऑफ द हॉलो सिलेंडर एक ही बात है, सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा। अब मैं चाहता हूं तुम इसको याद कर लो, लेकिन फिर भी समझ लो कैसे सेटअप बना है। बताओ ऑर्डर क्या होगा? ए ऑफ द एच एस, ए ऑफ द डिस्क इक्वल टू ए ऑफ द एच सी एंड लेस देन ए ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। बताओ एच सी सबसे ज्यादा किसका आया? पक्का? कभी नहीं भूलोगे, है ना। कितना भी इसको हम आगे पीछे करके पूछ लें। अल्फा का रिलेशन बताओ। मैं तो ए का रिलेशन रख देता हूं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। चलो बताओ ए होगा क्या? बिल्कुल एच सी, हाँ जी। अल्फा यहां बताएं, अल्फा ऑफ एच एस, अल्फा ऑफ द डिस्क इक्वल टू अल्फा ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सबसे ज्यादा एस एस। सही है? कल आते सबसे पहले पूछूंगा ये। अल्फा का हो गया, ए का हो गया। वी बताओ कहां से था वो वी? वी जो अंडर रूट ऑफ 2as, जिसका ये सबसे ज्यादा उसका वी सबसे ज्यादा। तो नीचे आने पर बताएं सबसे ज्यादा स्पीड कौन रखता होगा? सॉलिड स्फीयर। लो जी, हाँ जी। ये तीन लोग एक पेयर बना रहे हैं एक तरह से। ओमेगा का भी यही पेयर होगा। क्या बात है, बताओ कितनी आसान चीज है ये। हाँ चलो बताओ जी। सबसे ज्यादा ओमेगा कौन रखेगा? सॉलिड स्फीयर। अब टाइम, चलो बताओ टाइम कर लीजिए। इनका सबका उल्टा, तो 2 4 फिर एक अलग है टाइम। सबसे नहीं रिंग और हॉलो सिलेंडर सबसे ज्यादा टाइम रखते हैं। इसका मतलब समझाओ। सबसे ज्यादा टाइम रखते हैं गिरने में, मतलब सबसे बाद में आते हैं। तो सबसे पहले कौन पहुंचा? कोई कंफ्यूजन? चलो बताओ जल्दी से। डिस्क इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर ग्रेटर देन, जल्दी बताओ यार, फिर रफ करना पड़ेगा, कर लेते हैं। चलो बताओ कितने रिजल्ट याद हो गए? 1 2
3 4 5 6 7 7 तो हो गए थे यार, अभी बाकी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर फ्रिक्शन, फिर खत्म। इतना ही बहुत है। अब सोचो जरा कि ये मामला था सफिशिएंट रफ सरफेस का। ये 5-6 केसेस और हैं, अपन कर लेंगे डिस्कस। ये तैयार कर लिए, क्या बोला मैंने, ये तैयार किया। अब इसमें क्या क्या चांसेस हैं। एक केस में कहता है कि सरफेस सफिशिएंट रफ ना होकर के मिनिमम फ्रिक्शनल है, मतलब म्यू मिनिमम है, नपा तोला है, ज्यादा नहीं है। तो क्या होने लग जाएगा वहां, एक इक्वेशन और काम करने लग जाएगी। कौन सी, एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तब तक वो इक्वेशन काम नहीं कर रही थी, वो केस डिस्कस करूंगा। एक और इक्वेशन है कि अब तो मतलब भर का भी नहीं रहा, लेस देन द रिक्वायर्ड वैल्यू है। और लेस देन रिक्वायर्ड वैल्यू का मतलब समझाओ, बॉडी थोड़ा थोड़ा स्लिप भी कर रही है। तो कितने केस हो गए इसमें, सफिशिएंट रफ और एकदम नपातुला फ्रिक्शन, और एक लेस देन रिक्वायर्ड वैल्यू। वहां क्या होगा, वहां बॉडी कहां गई, मन की आंखों से देख लो, वो रफ सरफेस था, बॉडी ऐसे चलती थी और ऐसे घूमती थी। अब क्या होगा, चलेगी भी, घूमेगी भी और फिसलेगी भी। और अब उस केस में वो पूछता है सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये जितने रिलेशन अभी तैयार कर रहे हैं अपन ना, उसके बाद अगर हम रिलेशन बना पाए तो ये सारी रेंज कवर हो जाती है। 3 ही केस है यहां, लेस देन द रिक्वायर्ड वैल्यू का फ्रिक्शन हो, और बिल्कुल नपातुला वाला हो जिसमें बॉडी जस्ट इन स्टेट ऑफ स्लिपिंग होगी, और एक सफिशिएंट रफ। इंक्लाइंड प्लेन का पूरा केस तैयार हो जाता है। सही है, मिलते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में। कल प्योर रोलिंग कंप्लीट, सही है ना, कल इसका लास्ट लेक्चर होगा। ओके, थैंक यू।